नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सुमन कमल मिश्र। मैं आज पुनः अपने YouTube चैनल इम्तिहान नोट्स पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना को लेकर के आज हम अपने अगली कड़ी में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम सब ने पिछले वीडियो में आधुनिक काल के उपविभागों को क्रमशः आगे पढ़ते हुए आज अपना जो विषय है वो हिंदी साहित्य के एक छोटे से अंश को लेकर के उपस्थित हुई हूँ, जिसमें हालावाद आ जाता है अपना विषय। और सबसे पहले हम हालावाद शब्द को अर्थ को स्पष्ट करते हैं। हालावाद दो शब्दों के संयोजन से बना है, जिसमें एक हाला शब्द है। हाला का तात्पर्य होता है मदिरा और वाद का तात्पर्य होता है मत या सिद्धांत। तो इस तरह से हालावाद का अर्थ स्पष्ट होता है दोनों शब्दों को मिला करके। इसके साथ ही साथ अब हालावाद शब्द को अगर हम देखते हैं तो ये मुख्य रूप से फारसी साहित्य से अवतरित हुआ है, और जहाँ तक हिंदी साहित्य में अवतरित करने का श्रेय जो है दिया जाता है वो हरिवंश राय बच्चन जी को दिया जाता है। और इसकी जो समयावधि है वो 1933, 35, 36 के इसमें 2-3 तिथियां दी जाती हैं, इसी के दौरान रहा है। ज़्यादा दिन तक इसका अवधि नहीं माना जाता है हिंदी साहित्य में, क्योंकि तुरंत ही उसी अवसर से राष्ट्रीय काव्यधारा अपना पांव पसारने लगी थी और जोर पकड़ने लगी थी। और इसमें इनकी 3 रचनाएं हैं जो बहुत ही प्रचलित हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। ये तीनों रचनाएं जो हैं अपने आप में बहुत ही दिव्य रचनाएं हैं। और इनको लेकर के जो मधुशाला रचना है ये यहाँ तक कि स्नातक और अनुस्नातक जो परीक्षाएं हैं उनके सिलेबस में भी संलग्न किया गया है। इसके साथ ही साथ हम मधुशाला को इनके पदों को व्याख्यायित करते हुए पढ़ेंगे, लेकिन और मधुशाला शब्द जो है उसको साकार करते हुए हम पढ़ेंगे। लेकिन आज हम इस पर विशेष चर्चा न करते हुए, विस्तार से चर्चा न करते हुए, हम इसकी जो धारा को प्रवाहित करने वाला मोड़ आता है राष्ट्रीय काव्यधारा, उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय काव्यधारा शब्द अपने आप में देशभक्ति की भावना को जगाते हुए स्पष्ट कर रहा है। इसके साथ ही साथ अब राष्ट्रीय काव्यधारा की जो कवियों की श्रेणी है, श्रृंखला है, उसमें रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त, इन सभी के नाम आते हैं। लेकिन आज हम क्रम से केवल थोड़ा सा दिनकर जी पे चर्चा करना चाहेंगे। और दिनकर जी की कुछ रचनाएं हैं जो वर्तमान में चल रहे प्रसंग मतलब प्रसंग तो नहीं कर सकते, ये एक जो धारावाहिक चल रही है महाभारत, उससे जुड़ी हुई इनकी एक रचना है रश्मिरथी। और रश्मिरथी जो है वो समाज का एक उपेक्षित पात्र, हम अभी यहाँ पर हम समाज को न लेते हुए हम उस समय महाभारत काल की बात करते हैं। तो महाभारत के एक उपेक्षित पात्र एवं उपेक्षित एवं योग्य पात्र कर्ण के जीवन चरित्र को लेकर के रश्मिरथी का सृजन किया है दिनकर जी ने। और उसमें उन्होंने समाज में व्याप्त जातिवादिता का जिन कर्कश शब्दों के साथ उन्होंने प्रहार किया है, उन शब्दों को देखने योग्य है, पढ़ने योग्य है। इसके साथ ही साथ इनकी जो 2 अन्य रचनाएं हैं, एक उर्वशी है। उर्वशी इनको 1972 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इसके बाद इनकी दूसरी रचना है संस्कृत के 4 अध्याय, उस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनकी जो भी रचनाएं हैं मतलब अपने आप में सब अद्वितीय हैं अब और राष्ट्रीय की भावना से ओतप्रोत हैं। जहाँ पर जब हम देखते हैं महाभारत में जो रश्मिरथी का संवाद इनका चलता है, युधिष्ठिर और भीष्म का जो संवाद चलता है, उसमें युगीन, तत्कालीन युगीन कह लीजिए या वर्तमान युगीन, उस समय और आज में अंतर नहीं है, केवल लोग बदले हैं, लोगों की मानसिकता उसी तरह से चल रही है आज भी। ये दिनकर जी ने रश्मिरथी में स्पष्ट किया है। क्योंकि जब युधिष्ठिर और भीष्म का वार्तालाप होता है, उसमें उन दोनों के वार्तालाप का जो निष्कर्ष होता है वो ये होता है कि समस्याओं का निराकरण करते हुए कैसे वर्तमान समय के मनुष्यों को एक आशा की तरफ हम उनके दृष्टिकोण को संलग्न करते हैं। अगर हम आशावादी
यही चीज़ कामायनी में जयशंकर प्रसाद भी कहते हैं, चिंता के बाद आशा का संचार होता है, कि हर एक सोपान पर किसी दूसरे सोपान का शुरुआत होता है, एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी का शुरुआत होता है। इसी के साथ साथ जब दोनों के वार्तालाप का निष्कर्ष निकलता है तो वहाँ पर यह आता है कि वर्तमान में मनुष्यों को हम उनके निष्कर्ष से ले जा करके उनको हम उनके आशावादी दृष्टिकोण में संलग्न कर देते हैं। और जब आदमी या व्यक्ति या किसी भी हम ये कह सकते हैं कि समुदाय का जो दृष्टिकोण है वो जब आशावादी दृष्टिकोण में संलग्न हो जाता है तब उसका जीवन सुगम हो जाता है। और इन्हीं बातों को लेते हुए आज हम विस्तृत चर्चा न करते हुए हम इन सभी को जितने भी राष्ट्रीय काव्यधारा के चेतक हैं सबको हमने डिस्क्रिप्शन में उनकी रचनाओं के साथ बहुत ही व्यवस्थित पारदर्शिता के साथ लिंक रखे हुए हैं, डिस्क्रिप्शन की लिंक्स में रखे हुए हैं। उसको आप देखेंगे तो एक एक टॉपिक बहुत ही व्यवस्थित और स्पष्ट रूप से रखा हुआ है। आप उसको पढ़ेंगे तो हर एक चीज़ स्पष्ट हो जाएगी। और मैं बार बार ये चीज़ बोलती हूँ कि हर एक चीज़ वीडियो में गिना पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि समय अभाव देखते हुए हम कम से कम समय में अधिक से अधिक बातें सिखा पाएँ आप लोगों को, ये मेरा प्राथमिक प्रयास है। और इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं अगली काव्यधारा की चेतना को लेते हुए, और हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। नमस्कार।